कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डे फ्रेंड्स, आईसीआर में टेक्नीशियन की भर्ती के लिए हम सोशल साइंस की क्लासें हैं वो कर रहे थे। तो उसी में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, कौन सा चल रहा था, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की जो समझ है उसको हम पढ़ रहे थे। तो उसमें जो उसका फर्स्ट चैप्टर था, विकास वाला, डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर था वो हमारा पूरा हो चुका है। उसके रिगार्डिंग हमने थ्योरी भी क्लियर की थी और उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते थे उनको भी हमने पढ़ा था। अब हम इसका जो सेकंड चैप्टर है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें क्या क्या रहने वाला है। तो इसकी पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ भी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे उनको हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम इसमें ये थ्योरी पढ़ेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो सेक्टर्स हैं वो क्या क्या है। तो इसमें छोटी सी थ्योरी है, उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। बिना थ्योरी के हम क्वेश्चन है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एक बार हमें अगर थ्योरी समझ में आ गई तो हमें पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में आखिर क्या आने वाला है। तो ये चीजें आपको आनी बहुत जरूरी है। तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक है। इसमें आप देखते हैं सबसे पहले जो बात आती है वो है आर्थिक गतिविधि। क्या आती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक विधि जो गतिविधि है, एक्टिविटी है, वो किसको बोला जाता है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसे क्रियाकलाप जिनको करके जीवन यापन के लिए आय की प्राप्ति की जाती है। मतलब सच एक्टिविटीज बाय विच इनकम इज ऑब्टेन्ड फॉर लिविंग। मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिनको कर हमें कुछ इनकम है वो जनरेट होती है। मतलब जीवन जीने के लिए हमें कुछ इनकम है वो प्राप्त होती है। तो वो कौन सी गतिविधि कहलाते हैं? वो आर्थिक गतिविधियां कहलाती है। जैसे कोई सब्जी बेचता है, कोई ठेला वगैरह लगाता है, या फिर कोई और कार्य करता है, कोई इंडस्ट्री में काम करता है, कोई कहां पर कार्य करता है। तो वे सारी क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन जीने के लिए क्या होता है, कुछ जो इनकम है वो जनरेट होती है। तो इनको क्या बोला जाता है? आर्थिक गतिविधि बोला जाता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्र या सेक्टर्स में बांटा जाता है। तो कोई भी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसको कितने सेक्टर्स में बांटा गया है? 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो वो सेक्टर्स हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। तो इसमें जो पहला जो सेक्टर होता है वो होता है प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा? जो प्राइमरी सेक्टर है वो होता है। तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे कि इसमें आखिर क्या होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है, प्राइमरी सेक्टर, उसमें अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है। मतलब ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रूडली तौर पर प्राप्त करते हैं। मतलब कच्चे तौर पर वो सीधे हमें प्राप्त होते हैं। जैसे उत्खनन, उत्खनन द्वारा जो हमें प्राप्त होता है वो सीधा ही प्राप्त होता है, कच्चे रूप में प्राप्त होता है। कृषि कार्य में हमें कोई भी उत्पादक जो मिलता है वो सीधा मिलता है, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि। तो ये सभी क्या होते हैं? हमें सीधे प्राप्त होते हैं कच्चे रूप में। इसी क्षेत्र को कृषि या संबंध गतिविधियां या एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी इसको बोला जाता है। तो एग्रीकल्चरल जो भी सारी एक्टिविटीज होती हैं वो किस में आती हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। आगे हम इसमें देखते हैं। तो आगे है हमारा द्वितीयक क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल, रॉ मटेरियल की तरह उपयोग करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए लौह एवं इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, बिस्किट, केक इत्यादि उद्योग। तो इसमें क्या है कि जो भी प्राथमिक क्षेत्र से जो भी उत्पाद हमें प्राप्त हुआ है तो उसको और आगे उसमें सुधार करके क्या होता है, उसको अच्छे तरह में उपयोग के लिए लाया जाता है। तो इस सेक्टर में यही कार्य होता है कि जैसे लोहा एवं इस्पात उद्योग, पहले जो प्राथमिक सेक्टर है उसमें लोहा प्राप्त किया जाता है, द्वितीय सेक्टर में लोहे से कोई भी उद्योग है वो बनाए जाते हैं, कि उद्योग धंधे हैं वो इस्पात के उद्योग हैं वो सब बनाए जाते हैं। वस्त्र उद्योग आप देखते हैं, वाहन उद्योग, बिस्किट, केक इत्यादि। तो ये सभी क्या आते हैं? जो भी उद्योग से रिलेटेड जो भी कार्य आते हैं वो किस में आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य होता है। तो ये जो सेक्टर होता है, सेकेंडरी जो सेक्टर होता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का कार्य है वो सबसे ज्यादा होता है। यही कारण है कि इसे औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो द्वितीय क्षेत्र को बोला जाता है। तो आप ये याद रखेंगे, जो प्राइमरी सेक्टर है वो तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो जाएगा, और द्वितीय जो सेक्टर है आपका सेकेंडरी सेक्टर वो कौन सा हो जाएगा? वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो जाएगा। आगे हम बात करें तो वो है तीसरी जो सेक्टर है, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? तो इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, यथा बैंकिंग, बीमा, शिक्षा,
चिकित्सा, पर्यटन इत्यादि। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र या फिर सर्विस सेक्टर के रूप में भी जाना जाता है। इसमें जो भी सर्विसेज होते हैं, जैसे गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट, तो ये सभी जो सेवा क्षेत्र जो होते हैं, जैसे बैंकिंग का क्षेत्र होगा, बीमा होगा, शिक्षा, चिकित्सा, तो ये सभी जो सर्विस वाले कार्य होंगे ये किस में आएंगे, ये तृतीय क्षेत्र में, ट्रिशरी जो सेक्टर होता है उसके अंतर्गत आते हैं। तो तीनों क्षेत्रों के बारे में हमने पढ़ लिया कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर्स होता है, और जो द्वितीय होता है वो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल से रिलेटेड होता है। जो तृतीयक होता है, ट्रिशरी जो सेक्टर होता है, वो किससे होता है, वो गवर्नमेंट या प्राइवेट जो सर्विसेज होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। नेक्स्ट इसमें जो क्षेत्र आता है, सेक्टर आता है, वो आता है गवर्नमेंट सेक्टर। कौन सा आ जाएगा, गवर्नमेंट, सार्वजनिक क्षेत्र, जिसमें अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाओं उपलब्ध कराती है। मतलब वो सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट का संपूर्णतः स्वामित्व होता है, मतलब उन पर पूरा जो अधिकार होता है वो किसका आता है, गवर्नमेंट का, सरकार का होता है, तो उनको क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर बोला जाता है। नेक्स्ट इसमें निजी क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर, वह क्षेत्र जिसमें परिसंपत्तियों का स्वामित्व एवं सेवाओं का वितरण एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। मतलब प्राइवेट सेक्टर कौन सा होता है, जिसमें जो भी स्वामित्व होता है उसका मालिकाना हक होता है वो किसी एक व्यक्ति का या फिर एक कंपनी का होता है। नेक्स्ट इसमें सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होते हैं उसके बारे में। तो किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश की कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। मतलब किसी विशेष वर्ष में उस क्षेत्र या फिर सेक्टर द्वारा उत्पादित वस्तुओं का जो मूल्य है वो क्या कहलाता है, उसका लिए सकल जो घरेलू उत्पाद है वो उसकी श्रेणी में आता है। नेक्स्ट इसमें आगे है कि उत्पादन में जो आपका जो तृतीयक क्षेत्र है उसका महत्व है वो आजकल बढ़ता जा रहा है। तो इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रिशरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, उत्पादन में जो तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारत में पिछले 40 वर्षों से सबसे अधिक वृद्धि है वो तृतीयक क्षेत्र में हुई है। मतलब पिछले 40 वर्षों में भारत में जो ट्रिशरी जो सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा क्या हुई है, वृद्धि या ग्रोथ हुई है। इस तीव्र वृद्धि के कई कारण हैं। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे सेवाओं का समुचित प्रबंधन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सर्विसेज, मतलब सेवाएं जो मिलती हैं उनका अच्छे से क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट इसमें परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, भंडारण की जो अच्छी सुविधाएं, गुड्स स्टोरेज फैसिलिटीज, व्यापार का अधिक विकास, मोर बिजनेस डेवलपमेंट, शिक्षा की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन। तो ये सभी क्या होंगे, ये ट्रिशरी सेक्टर के बढ़ने के कारण हो जाएंगे कि परिवहन, समुचित प्रबंधन सेवाओं का, भंडारण की अच्छी सुविधा, गुड स्टोरेज फैसिलिटी, मोर बिजनेस डेवलपमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये जो ट्रिशरी सेक्टर है उसके बढ़ने के कारण हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, परिवहन, बैंक, डाक, तार आदि की आवश्यकता होती है। कृषि एवं उद्योगों के विकास में परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। आगे हम देखते हैं तो इसमें आय बढ़ने से कई सेवाओं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल तथा विद्यालय आदि की मांग शुरू कर देते हैं। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण व अपरिहार्य हो गई है। तो मतलब जब भी आय बढ़ती है तो ये सेवाएं हैं ये अपने आप है, उनकी मांग है वो जरूर से बढ़ जाती है। आगे हम इसमें बात करें कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि बेरोजगारी है वो किस प्रकार से है। तो सबसे पहले जो बेरोजगारी का प्रकार दे रखा है वो दे रखा है अल्प बेरोजगारी। कौन सी हो जाएगी, लो अनएम्प्लॉयमेंट है वो, उसको हम पढ़ते हैं। तो अल्प बेरोजगारी क्या होती है, जब किसी काम में जितने लोगों की जरूरत हो उससे ज्यादा लोग काम में लगे हों, वह अपनी उत्पादन क्षमता कम योग्यता से काम कर रहे हैं, प्रच्छन्न या छुपी बेरोजगारी भी कहते हैं। मतलब अगर अल्प बेरोजगारी नाम आ जाए, प्रच्छन्न या फिर छुपी बेरोजगारी, इनमें से अगर कोई भी नाम आ जाए तो उसमें आपको यही करना है कि किसी काम को करने में जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग हैं वो उसमें कार्य में लगे हुए हैं, तो वह अपनी उत्पादन क्षमता से कम योग्यता का काम है वो कर पाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न या छुपी बेरोजगारी कहते हैं। व्हेन मोर पीपल आर एंगेज्ड इन ए वर्क देन आर needed and they are working with less capacity than their production capacity, also called designed, discussed and hidden unemployment। मतलब जब जितने की डिमांड है उससे ज़्यादा लोग अगर कार्य कर रहे हैं और वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से कार्य है वो नहीं कर पा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न या छुपी बेरोजगारी बोलते हैं। कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की समस्या सबसे अधिक है।
अर्थात यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी देते हैं तो उत्पादन में विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें जो अल्प बेरोजगारी या फिर जो छुपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि वहां पर अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में एक दो व्यक्तियों को अगर काम से हटा भी देते हैं तो भी प्रोडक्शन पे कुछ ज्यादा इफेक्ट है वो नहीं पड़ता है। तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है वो पाई जाती है। आगे हम इसमें देखते हैं वो है शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। जब शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता, मतलब कोई शिक्षित व्यक्ति है, एजुकेटेड पर्सन है और उसको उसकी योग्यता, उसकी जो एबिलिटी है उसके हिसाब से कार्य नहीं मिलता है तो वो क्या कहलाता है, शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। व्हेन एजुकेटेड ट्रेंड पर्सन डू नॉट गेट वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, मतलब कोई भी एजुकेटेड या ट्रेंड जो पर्सन है वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं प्राप्त कर पाता है तो वो क्या कहलाता है, शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। नेक्स्ट इसमें कुशल श्रमिक, स्किल्ड वर्कर और नॉन स्किल्ड जो वर्कर है उनके बारे में जानते हैं। तो कुशल श्रमिक क्या होते हैं, तो कुशल श्रमिक जिसने किसी कार्य के लिए उचित प्रशिक्षण प्रॉपर ट्रेनिंग प्राप्त किया है, मतलब कोई व्यक्ति अगर उसने किसी कार्य को करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग है वो प्राप्त कर लिया तो वो क्या कहलाता है, कुशल श्रमिक या स्किल्ड वर्कर कहलाता है। नेक्स्ट इसमें अकुशल श्रमिक, अनस्किल्ड वर्कर, जिन्होंने कोई प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया, तो वो व्यक्ति जिन्होंने किसी भी कार्य के लिए कोई भी प्रशिक्षण कोई भी ट्रेनिंग है वो प्राप्त नहीं की तो वो क्या कहलाता है, अकुशल श्रमिक कहलाता है। नेक्स्ट इसमें कुछ सेक्टर्स हैं जैसे असंगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है उसके संगठित क्षेत्र है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसको हम देखते हैं। तो इसमें वे उद्यम या कार्य आते हैं जहां रोजगार की अवधि निश्चित होती है, ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा निर्धारित नियमों व विनियमों का अनुपालन करते हैं। मतलब वे सेक्टर्स जिनमें रोजगार की अवधि होती है वो निश्चित होती है। क्या होती है, मतलब एक निश्चित रोजगार होता है कि आपको इतने दिन का रोजगार मिलेगा और ये गवर्नमेंट द्वारा क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। तो इनमें उन्हीं के आधार पर गवर्नमेंट के नियमों और उनके हिसाब से ये आपको उनका पालन करना पड़ता है। तो ये क्षेत्र क्या कहलाते हैं, संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट इसमें असंगठित क्षेत्र, एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र, तो छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयां जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर रहती हैं से निर्मित होता है। यहाँ प्राय सरकारी नियमों का पालन नहीं होता। जो भी सरकारी नियमों के अलावा जो छोटे छोटे इकाइयों में जो कार्य होते हैं वो किस में आते हैं, असंगठित क्षेत्र में आते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। आगे इसमें दे रखा है कि दोहरी गणना की समस्या, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम है। ये 10th क्लास में बुक में दे रखा है एसएसटी, तो इसलिए हमने इसको लिया है। तो यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना की जाती है। मतलब इसमें कच्चे माल की बजाय जो अंतिम जो उत्पाद प्राप्त होता है, लास्ट जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसके मूल्य की है वो गणना की जाती है। तो असंगठित क्षेत्र जैसे भूमिहीन किसान, कृषि श्रमिक, छोटे व सीमांत किसान, काश्तकार, बटाईदार, शिल्पी आदि। तो असंगठित क्षेत्र में कौन कौन आते हैं वो आप देख सकते हैं। भूमिहीन किसान, जो कृषि श्रमिक, छोटे व सीमांत किसान, काश्तकार, बटाईदार और शिल्पी, ये क्या आते हैं, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिक, निर्माण श्रमिक, व्यापार व परिवहन में कार्यरत, कबाड़ व बोझा ढोने वाले लोगों को संरक्षण की आवश्यकता है वो होती है। आगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, मनरेगा, जिसको क्या बोल जाते हैं, मनरेगा बोला जाता है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, तो मनरेगा के बारे में इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन है वो जरूर से पूछा जाएगा कि इसमें भारत का जो सेक्टर्स आता है इकोनॉमिक्स, उसमें मनरेगा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इस अधिनियम का तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र जो है वहां पर लोगों को क्या करना है, आजीविका सुरक्षा, मतलब उनको क्या रोजगार है वो प्राप्त करना, जो एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। यह कोई भी एक वित्तीय वर्ष है उसके अंदर लोगों को क्या देता है, 100 दिन की रोजगार की क्या देता है, गारंटी देता है। इस स्कीम के तहत वयस्क 18 साल से ऊपर सदस्य अकुशल कार्य में लगकर मजदूरी करते हैं। केंद्र सरकार अकुशल श्रम की पूरी लागत और सामग्री की लागत का 75% शेष राज्यों द्वारा वहन करती है। मतलब ये जो मनरेगा होती है उसमें जो आपकी मजदूरी आपको दी जाती है उसमें 75% जो है आपका जो आपको मिलने वाली है लागत वो तो केंद्र सरकार देती है, और जो 25% है वो कौन देती है, वो स्टेट गवर्नमेंट है वो वहन करती है। आगे इसमें यह एक मांग संचालित सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानून सोशल
जो सिक्योरिटी एंड लेबर लॉ है उसके अंतर्गत आपको मिलता है, जिसका उद्देश्य काम के अधिकार को लागू करना है। तो ये कार्य है आपको किस में मिलता है, सोशल जो सिक्योरिटी एंड मेजर जो लेबर लॉ है उसके अंतर्गत आपको कार्य मिलता है, और काम के अधिकार एक उद्देश्य है उसके अंतर्गत आपको 100 दिन का रोजगार है वो इसमें दिया जाता है। आगे हम इसमें देखते हैं तो यह स्कीम भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करती है। केंद्र सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने का एक कानून बनाया। तो मतलब जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 200 जिलों के अंदर इसको लागू करने का क्या बनाया था, एक नियम बनाया था। नेक्स्ट इसमें काम का अधिकार राइट टू वर्क क्या होता है, तो सक्षम व जरूरतमंद बेरोजगार ग्रामीण लोगों को प्रत्येक वर्ष 100 दिन के रोजगार की गारंटी सरकार के द्वारा दी जाती है। तो वो क्या कहलाता है, काम का अधिकार कहलाता है। असफल रहने पर बेरोजगारी भत्ती दिया जाएगा। याद रहे कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों और जनजातीय इलाकों में मनरेगा के तहत 150 दिनों के रोजगार का प्रावधान है। मतलब जो सूखाग्रस्त जो क्षेत्र होते हैं और जो जनजातीय इलाके हैं, नॉन टीएसपी जो एरियाज होते हैं, वहां पर मनरेगा के तहत आपको 150 दिन का रोजगार है वो देने का प्रावधान होता है। आगे इसमें मनरेगा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस ऑफ रिलेटेड टू मनरेगा। तो मनरेगा से संबंधित कुछ चुनौतियां हैं उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें अपर्याप्त बजट आवंटन। क्या हो जाएगा, अपर्याप्त बजट आवंटन, मतलब कि कम है वो बजट का आवंटन है वो किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में मनरेगा के तहत आवंटित बजट की काफी कम रहा है, जिसका प्रभाव मनरेगा में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन पर देखने को मिलता है। मतलब वहां पर बजट है वो मनरेगा में बहुत कम दिया जाता है, जिसके कारण वहां पर कर्मचारियों को वेतन है वो बहुत कम दिया जाता है। वेतन में कमी का प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रामीणों की शक्ति पर पड़ता है और वे अपनी मांग में कमी कर देते हैं। मजदूरी के भुगतान में देरी। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है वो चुनौतियां का वो हो जाएगा। इसमें भुगतान जो होता है वो देरी से होता है। एक अध्ययन में पता चला है कि मनरेगा के तहत किए जाने वाले 78% भुगतान समय पर नहीं किए जाते। मतलब 78% जो पेमेंट होते हैं वो आपकी समय पर नहीं की जाती, और 45% भुगतान में विलंबित भुगतानों के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार मुआवजा शामिल नहीं था। मतलब अगर आपको लेट पेमेंट भी मिल रहा है तो उसमें कोई भुगतान है वो मुआवजा वो नहीं दिया जाता है। जो अर्जित मजदूरी का 5% प्रतिदिन है। आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 में अर्जित मजदूरी 11,000 करोड़ रुपए थी। तो ये 2017-18 का आंकड़ा है, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें यही आंकड़ा है वो लगभग दिया गया है। नेक्स्ट इसमें जो चैलेंज है वो है खराब मजदूरी दर, बैड वेग रेट। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के आधार पर मनरेगा की मजदूरी दर निर्धारित न करने के कारण मजदूरी दर काफी स्थिर हो गई है। वर्तमान में अधिकांश राज्यों में मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से काफी कम है। यह स्थिति कमजोर वर्गों को वैकल्पिक रोजगार तलाशने को विवश करता है। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था, 1948 में आया था। ये आप याद रखेंगे। इसके आधार पर इसमें दर निर्धारित है वो की गई थी कि अधिकांश राज्य में अब तक जो न्यूनतम इसमें रेट मिलती है वो जो न्यूनतम मजदूरी है उससे भी कम मिलती है। नेक्स्ट इसमें है करप्शन। क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो आजकल हर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो मनरेगा क्यों पीछे रहेगा। तो इसमें वर्ष 2012 में जो कर्नाटक में मनरेगा को लेकर एक घोटाला सामने आया था, जिसमें तकरीबन 10 लाख फर्जी मनरेगा कार्ड बनाए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को करीबन 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। भ्रष्टाचार मनरेगा से संबंधित एक बड़ी चुनौती है जिसमें निपटना आवश्यक है। अधिकांशतः यह देखा जाता है कि इसके तहत आवंटित धन का अधिकतर हिस्सा मध्यस्थों के पास चला जाता है। मतलब जो बिचौलिए होते हैं वो ही इसका पूरा पेमेंट है वो खा जाते हैं, लोगों तक जो श्रमिक होते हैं उन तक उनका पेमेंट है वो नहीं पहुंच पाता है। तो भ्रष्टाचार है वो इसमें बहुत बड़ी एक चुनौती हो जाता है। नेक्स्ट इसमें जॉब कार्ड में रोजगार संबंधी सूचना दर्ज नहीं करने जैसे अपराधों को अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अब अगर आपको जॉब कार्ड में कोई पेमेंट है वो और आपका जो कार्य की संबंधित सूचना है वो दर्ज नहीं की जाती, तो इसके तहत आप क्या कर सकते हैं, दंडनीय अपराध है वो घोषित हो सकता है। नेक्स्ट इसमें ज्ञात हो कि पुरुष श्रमिकों की तुलना में महिला श्रमिकों की आय घर के जीवन स्तर को सुधारने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी को और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। मतलब कि पुरुषों की बजाय महिलाओं की भागीदारी है वो इसमें बढ़ाने की क्या है, आवश्यकता है। नेक्स्ट इसमें केंद्र सरकार को आवंटित धन के अल्प उपयोग के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए। इसमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। नोट वर्ष 2019-20 के लिए प्रस्तावित बजट में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। इस राशि का 96% से अधिक हिस्सा अब तक खर्च नहीं
किया जा चुका है। मतलब 19-20 में जो प्रस्तावित जो बजट था उसमें मनरेगा के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी? 60,000 करोड़। तो उसमें से 96% है वो हिस्सा अब तक बचा हुआ, केवल 4% हिस्सा है वो इसका खर्च किया जा चुका है। नेक्स्ट इसमें अर्थव्यवस्था को प्रभावित का प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र की तरफ जो क्रमिक विकास है वो हम देखने वाले हैं। द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर्स टू सेकेंडरी सेक्टर। प्राचीन सभ्यता में सभी आर्थिक क्रियाएं प्राइमरी सेक्टर में होती थी। समय बदलने के साथ साथ समय ऐसा समय आया जब भोजन का उत्पादन सरल प्लस होने लगा। ऐसे में अन्य उत्पादों की आवश्यकता बढ़ने से सेकेंडरी सेक्टर का विकास हुआ। 19वीं शताब्दी में होने वाली औद्योगिक क्रांति के बाद सेकेंडरी सेक्टर का तेजी से विकास हुआ। मतलब पहले जो भी प्रोडक्ट बनते थे वो प्राइमरी सेक्टर से ही सीमित थे। नेक्स्ट इसमें जो टाइम टू टाइम ये चेंजेस हो गए, तो इसमें जो सेकेंडरी सेक्टर है वो सभी पर डिपेंड हो गया। तो सेकेंडरी सेक्टर के विकसित होने के बाद ऐसी गतिविधियों की जरूरत होने लगी जो औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सके। उदाहरण के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। औद्योगिक उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए हर मोहल्ले में दुकान की जरूरत पड़ती है। लोगों को अन्य सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि अकाउंटेंट, ट्यूटर, मैरिज प्लानर, सॉफ्टवेयर डेवलपर आदि की सेवाएं। ये सभी क्या होते हैं? टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो डिफरेंस ये था आज का हमारा चैप्टर जो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो उसको हमने शॉर्ट में पढ़ा है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके पास भी जानकारी है वो पहुंच सके। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आपको मिलती रहेंगी। जल्दी हम इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।